स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। तो हम लोग गैसियस स्टेट का टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हमने अभी तक बहुत कुछ देख लिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस देख ली। और लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किया था, वेलोसिटी के टर्म में उसकी बात कर ली थी और एनर्जी के टर्म में बात कर ली थी। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, कुछ वेलोसिटीज़ के बारे में देखने वाले हैं और उन्हीं वेलोसिटीज़ को जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला आया था उससे डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली कौन सी वेलोसिटी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमने टर्म एक बारी तब भी सुना था जब डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम डिफाइन कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो वो मैक्सिमा आ रहा था, जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी के बीच में एक जो ग्राफ बनाया था, जो कर्व बनाया था, ठीक है, कुछ इस टाइप का आ रहा था। उसमें हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे वेलोसिटी, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते हो उनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करती है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है उतने नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते जाते हैं, तो हाइट इंक्रीज होती चली जाती है और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड पे। उसी स्पीड को आप क्या नाम दे रहे थे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का नाम दे रहे थे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जहाँ पे वो कट कर, जहाँ पे मीट हो रहे थे वो वाला पॉइंट हम देख रहे थे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का था, और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था, वेलोसिटी प्लॉट की थी। ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा फिर से देखते हैं। ओहो, ठीक है, देखो ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा था अपने पास, ठीक है, तो ज़्यादा ही ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हमने क्या देखा था, ये ग्राफ कैसा आया था, इधर क्या था, प्रोबेबिलिटी था, ठीक है, इधर क्या था, वेलोसिटी था। ओहो, इधर क्या था, वेलोसिटी था, ठीक है, सी से लिख रहे थे। तो इसका ग्राफ कैसा बना था अपने पास, कुछ इस टाइप से बना था, ठीक है। तो क्या बात की थी कि ये जो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पे जहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे थे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोल रहे थे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोल रहे थे, ठीक है। और हमने क्या बात की थी, जैसे 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 वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही थी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होते जा रहे थे, ठीक है। एक टाइम ऐसा मिला जिस टाइम पे जो वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी के जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थे वो क्या थे, मैक्सिमम थे। उसी वेलोसिटी को क्या नाम दे दिया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। दैट मीन्स जो आपका ये ग्राफ बना है इसका जो मैक्सिमा है वो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे मीट कर रहा है वो चीज़ आपको क्या बता रही थी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को बता रही थी, ठीक है। यही चीज़ लिखी है, द वेलोसिटी पोसेस्ड बाई मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी को कंटेन कर रहे हैं, जिस वेलोसिटी को रख रहे हैं, उसे क्या बोल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने ग्राफ से भी देख ली थी जब हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्टार्ट किए थे। ओके, ठीक है। तो द वेलोसिटी पोसेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट गिवन टेम्परेचर, इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सी एम से लिखते हैं। और यहाँ पे ना ग्राफ बना लेते हैं इसका, कुछ इस टाइप से सीखा था। इधर आपका वेलोसिटी हो गया और इधर आपने प्रोबेबिलिटी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट किया था। तो कुछ इस टाइप से आ रहा था, जहाँ पर जो ये पॉइंट आता था, मैक्सिमा जो इस ग्राफ का आता था, उसे आप क्या बोलते थे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यही चीज़ क्या होती थी, वी एम लिख दूँ, सी एम, वही सी एम, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखने मिलता था, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब इसी का हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब वही इक्वेशन यूज़ करनी है जो हमने देखी थी, मैक्सिमा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये जो आपका ग्राफ बना है इसका जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा आपको कहाँ पे मिला है, ये मैक्सिमा है, और ये एक्स एक्सिस पे जहाँ पे मीट कर रहा है वो पॉइंट क्या बता रहा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को बता रहा है। तो दैट मीन्स मैक्सिमा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो मैक्सिमा है वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं, वहीं हमें इक्वेशन यूज़ करनी है। ओहो, कौन सी है, डी एन बाई एन, डी एन बाई एन इक्वल्स टू 4 पाई एम अपॉन 2 पाई आर टी टू दी पावर 3/2 पावर 3/2 ई टू दी पावर माइनस MC² अपॉन में 2RT इंटू C²,
इंटू डी सी। ये चीज़ आ रही थी ना, यही इक्वेशन 1 मान ली थी। ये क्या बता रही थी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रही थी। डी एन बाई एन क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। नीचे लेकर के आते हैं इसे तो क्या बनता है अपने पास, डी एन बाई डी सी और 1 बाई एन तो इधर था ही, इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 4 पाई एम अपॉन 2 पाई आर टी टू दी पावर 3/2 टू दी पावर 3/2 ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT। इन टर्म्स की मीनिंग हम काफ़ी टाइम देख चुके हैं, काफ़ी बार देख चुके हैं। सॉरी ये DC नहीं रहेगा ना अभी, इधर C स्क्वायर रहेगा, इक्वेशन 2। ठीक है, मतलब कैपिटल M क्या है, मोलार मास है, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और C वेलोसिटी है। अभी क्या हो गया ये चीज़, अब ये चीज़ क्या बता रही थी, हमने देखा था प्रोबेबिलिटी को बता रही थी। ये चीज़ क्या बता रही थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड C और C प्लस DC के बीच में आ रही थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हमने इन्हें ही प्लॉट किया था dN बाई DC वर्सेस C का जो ग्राफ बनाया था वो इस टाइप से आया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें पीछे क्लास में हम देख चुके हैं। अभी हम करने क्या वाले हैं, हमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी चाहिए। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है क्या, जो इस इक्वेशन से ये ग्राफ बना है इसका मैक्सिमा ही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। तो हमें क्या करना है, उस मैक्सिमा तक पहुँचना है। ठीक है, तो हम मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, एक बार थोड़ा रफ आइडिया लेते हैं। देखो जैसे मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, जैसे आपके पास कोई एक y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, कोई एक y है, y किसी x का फंक्शन है। ठीक है, अभी आपको अगर मैक्सिमा निकालना है, हम कंडीशन किसकी देख रहे हैं, मैक्सिमा की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसी dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। यहाँ से हमें, इससे हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यूज आ जाएंगी। और यही चीज़ हमें चाहिए क्योंकि हमारी जो ये इक्वेशन है ये dN बाई डी सी इक्वल्स टू, ये पूरा जो है ये C के टर्म है, C वेरिएबल है यहाँ पे, तो ये पूरा किसका फंक्शन हो गई, C का फंक्शन हो गई। अब अपन को क्या करना है, इसी को C के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी। और वो C कौन सा होगा, मोस्ट प्रोबेबल वाला होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, तो इस ग्राफ का मैक्सिमा क्या बता रहा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को बता रहा है। तो अब समझ आ गया कि हमें करना क्या है इससे। ठीक है, मतलब हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू C, उसे 0 के इक्वल करना है, वहां से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और वो जो ग्राफ आ रहा है हमारे पास, उस ग्राफ से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसी जो इक्वेशन 2 है इसे C के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू C, differentiating equation 2 with respect to C and equate it to 0। यही तो कंडीशन आएगी मैक्सिमा की। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा अपने पास, d बाई डी सी ऑफ, अंदर क्या आ रहा था, इक्वेशन क्या बनी थी, 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी टू दी पावर 3/2 ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT C स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 0। C के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और क्या कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, अब इतना वाला टर्म जो है इसमें C तो आ नहीं रहा। ठीक है, ये वाला टर्म जो है, इस टर्म में C तो है नहीं, दैट मीन्स ये टर्म कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो ले लिया बाहर। क्या आ गया, 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी टू दी पावर 3/2, और बाकी का डिफरेंशिएशन होगा, d बाई डी सी ऑफ ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT इंटू C स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। सही बात है इतनी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब अगर दो का प्रोडक्ट 0 है तो कोई एक चीज़ 0 होगी, ये उधर जाएगा, क्या रह जाएगा, d बाई डी सी ब्रैकेट ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT इंटू C स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट रूल लगाना है। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन ये ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, ये ले लेते हैं सेकंड फंक्शन। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट फंक्शन माइनस एम सी स्क्वायर
अपॉन में 2RT फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन दैट इज d/dc ऑफ सी स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज d/dc ऑफ e टू द पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन में 2RT इक्वल्स टू 0. अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल. ठीक है, अभी क्या करना है, बस इनका डिफरेंशिएशन कर दो. सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा दैट इज 2c इंटू ई टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस एक्स का पहले तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, फिर इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा दैट इज सी स्क्वायर e टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा वो क्या बनेगा d/dc ऑफ किसका माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT इक्वल्स टू 0. ठीक है, नेक्स्ट ये तो ऐसे ही रहेगा 2c e टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT और क्या सेकेंड टर्म क्या आ रहा था प्लस सी स्क्वायर ई टू द पावर इतना प्लस सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT और जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा -2mc अपॉन में 2RT -2mc अपॉन में 2RT. सही है ना, इतना -2mc अपॉन में 2RT सही है इक्वल्स टू 0. अभी जो कॉमन लेने वाला है वो कॉमन ले लो, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिए, यहाँ पे क्या कॉमन मिला है c e टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT, c e टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT. अंदर क्या रह गया, इस वाले से इतना टर्म कॉमन हो गया, बाहर अंदर क्या रह गया 2 और इधर क्या बचा एक c रहता है अभी प्लस c और बाकी टर्म कॉमन हो गया और ब्रैकेट में क्या बचा माइनस का एम सी अपॉन में RT. ठीक है इक्वल्स टू 0. तो इसे क्या लिख सकते हैं c e टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT, अंदर रह गया 2 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में RT इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब अगर 3 का प्रोडक्ट 0 है तो या तो c इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, या फिर e टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT 0 हो. ठीक है, अगर 2 का प्रोडक्ट है तो कोई एक चीज 0 होनी चाहिए और या फिर 2 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में RT 0 हो. ठीक है, तो अगर ये चीज 0 हो गई इसका मतलब क्या होगा e टू द पावर माइनस दिस होल थिंग इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तभी तो 0 होगा. इसका मतलब क्या हो गया, c आपके पास कितनी हो गई इन्फिनिटी हो गई. तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन इस पे होल्ड करेगी, c 0 और c इन्फिनिटी वाला तो नहीं लगेगा. तो ये वाला टर्म हम ले लेते हैं किसके, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है CRMS मतलब VRMS निकालना है. VRMS नहीं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालनी है हमें, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालनी है और वो 0 इन्फिनिटी तो हो नहीं सकती. तो क्या होगी, तीसरा वाला जो हमारे पास टर्म आया था ये वाला, मतलब ये कंडीशन जो हमने इक्वल्स टू 0 रखी है ये वाली हम कंसीडर कर सकते हैं. या हम कहें कि ये वाली कंडीशन क्या होगी, अच्छी मतलब ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी. तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट ये वाला टर्म इक्वल्स टू 0 हो गया, दैट मीन्स 2 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में RT इक्वल्स टू 0, या फिर एम सी स्क्वायर अपॉन में RT इक्वल्स टू 2, या फिर c स्क्वायर इक्वल्स टू 2RT अपॉन में m या c, और ये c कौन सा है m से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसे अल्फा भी लिखते हैं. कौन सा है ये, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. cm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2RT अपॉन में m. ठीक है, ये क्या हो गया आपका वैल्यू आ गई, किस चीज की वैल्यू आ गई, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की. सही है इतनी चीज. ओके, तो हमने क्या किया है,
कुछ नहीं, ये जो ग्राफ हमारे पास आया था, इस ग्राफ का जो भी मैक्सिमा होगा वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे मीट कर रहा होगा वही आपकी क्या हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये ग्राफ आया कहाँ से है, इस इक्वेशन से आया है, तो हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन का मैक्सिमा निकालना है। मैक्सिमा के लिए हमने कंडीशन देख ली कि अगर वाई एक्स का फंक्शन होता है तो मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं और उसे जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाती है। और वहीं क्या होती है, इस ग्राफ से हमें वही वैल्यू क्या मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मिलेगी। तो बस वही किया है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला आपको पता होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, वही इन तीनों में से इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो है, यानी एक वैल्यू कोई जीरो होगी, ये वाली हमने जीरो ले ली, सॉरी ये वाली वैल्यू जीरो ले ली, और यहाँ से सी एम आ गया √2 RT अपॉन में एम। ठीक है, ये सी एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, मोस्ट, और हमने देखा भी है ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम या तो सी एम से लिखते हैं या फिर अल्फा से भी डिनोट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, √2 RT अपॉन में एम। ये हम यूज करेंगे फॉर्मूले में, √2 RT अपॉन में एम। एम क्या है, मोलर मास, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट कौन सी है, एवरेज वेलोसिटी। अभी हमने कौन सी देखी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज आप कैसे निकालते हो, जितनी भी जैसे यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो जितना जो हमने गैस ले रखी है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वही नन्हे मुन्ने पार्टिकल्स हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब वो डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमें उनका एवरेज लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे, जो भी उनकी वेलोसिटीज है उन सब का सम कर देंगे अपॉन में, ऐसे ही तो एवरेज निकालते हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर देंगे, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। वही चीज़ है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, या तो वी से या फिर सी से। ठीक है, और सी में ये ऐसा लगाना है, इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी पोसेस्ड बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, उनका अरिथमेटिक मीन लेना है। पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। दो वेज है उन्हें रिप्रेजेंट करने के, या तो आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स है, उनमें से उनकी वेलोसिटी कितनी कितनी है, v1 है, v2 है, v3 है, ऐसे बहुत सारी वेलोसिटीज है। तो आपको कैसे अरिथमेटिक मीन लेना है ना, तो सारे का सम कर दो, सारी वेलोसिटीज का सम कर दो, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर दो, इससे एवरेज आ जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, ऐसा भी हो सकता है कि n1 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी v1 है, n2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी v2 है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, करना तो सम ऑफ वेलोसिटीज है, लेकिन इस बारी क्या हो जाएगा, n1 इंटू v1 हो जाएगा, और ऐसे ही सबका सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इफ ऑल द n molecules have different velocity v1 v2 अगर ऐसे हैं तो उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन कैसा है, या तो v या फिर c। तो मैं v लेकर के चल रही हूँ, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर क्या है v1 v2 v3 है, मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वेलोसिटी कैसी है, v1 है, v2 है, v3 है, ऐसे। तो इनका मीन निकालना है, क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 ऐसे अप टू कितना, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे vn अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज n। ठीक है, टोटल n मॉलिक्यूल्स ले रखे ना, इफ ऑल द n मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए n, तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ओके ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या कह रहा है, अगर n1 अगर बोल दे कि 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, n1 मॉलिक्यूल्स इतने हैं, मतलब आपने गैस कोई एक वेसल में ले रखी है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज x मॉलिक्यूल्स है जिनकी y वेलोसिटी है, z मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी s वेलोसिटी है, तो उनका लेना तो ऊपर वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उन टोटल n1 मॉलिक्यूल्स की n1 इंटू v1 प्लस ऐसे ही जितने भी आपके बनेंगे उन सब का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज दोबारा से क्या आ जाएगा, v इसे अलग से लिख लेते हैं, चलो v इक्वल्स टू इस बारी क्या हो जाएगा, n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3, ऐसे कितने नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब के लिए ऐसे ही आ जाएगा, प्लस nn vn, और नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऐसे। ओके ठीक है, तो ये दो वेज हो गए एवरेज वेलोसिटी निकालने के। इफ n1 मॉलिक्यूल्स हैव वेलोसिटी v1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, n2 हैव वेलोसिटी v2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और n3 अगर इतनी है एंड सो ऑन, तो फिर वेलोसिटी v कितनी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके नेक्स्ट है, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल रहे थे, हमने क्या किया था, जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, जितनी भी उनकी वेलोसिटीज हैं, उन सबका सम किया, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उन्हें इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब जो आपका c है, c से ऐसे रिप्रेजेंट, सॉरी
ठीक है, या तो हम कैसे कर रहे थे, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, या फिर इसे सिर्फ v लिख रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अभी एवरेज निकालने के लिए, देखो c इक्वल्स टू जो आपका इंटीग्रेशन आया है, देखो मतलब एक की कितनी वेलोसिटी है और ऐसे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन पे इंटीग्रेट करेंगे, कितना वेलोसिटी 0 टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, और अपॉन में क्या कर देंगे, क्या करते आए हैं, ऊपर वेलोसिटी लिखते आए हैं, नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज ये हो जाएगा n। पढ़ो क्या लिखा है, द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ऐसा कंसीडर करते हुए चल रहे हैं कि जो हमने वेसल लिया है जिसमें गैस भर रखी है, उनकी वेलोसिटी 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी बाय इंटीग्रेटिंग, मतलब हर एक का सम करने की बजाय क्या कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया ओवर किस पे, 0 टू इन्फिनिटी पे। इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एंड डिवाइड इट बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि ऐसे ही एवरेज निकाल रहे थे, ऊपर वेलोसिटी लिख रहे थे, नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख रहे थे, तो ये आ गया। ठीक है, ओके, तो इसे क्या करें, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब करना किससे, डेरिवेशन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या थी, dn बाई एन इक्वल्स टू 4 पाई m अपॉन में 2 पाई RT टू दी पावर 3/2 इंटू ई टू दी पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन में 2RT इंटू C² DC। यही आ रही थी ना, हाँ जी बिल्कुल। अब हमें क्या चाहिए, DNC चाहिए, ये वही है, DNC ही है, तो DNC की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू 4 पाई, ये n आप उधर लेके जाओगे, 4 पाई n ब्रैकेट m अपॉन में 2 पाई RT पावर 3/2 ई टू दी पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन में 2RT इंटू C² DC। क्या इतना सही है, हाँ जी। तो पुटिंग दिस इक्वेशन, नेक्स्ट से ही ले लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ DNC from DNC from equation 2 to equation 1, मतलब इक्वेशन 2 से DNC की वैल्यू उठा के हमें किस में रखनी है, 1 में रखनी है। तो क्या मिल जाएगा, C इक्वल्स टू क्या था अपने पास, अपॉन में n था, इंटीग्रेशन था 0 टू इन्फिनिटी था, C इंटू DNC था ना, यहाँ पे DNC था, और इसकी वैल्यू ये पुट करनी है 4 पाई n C इंटू 4 पाई n m अपॉन 2 पाई RT टू दी पावर 3/2 ई टू दी पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन में 2RT इंटू C², और इतना ही था ना, C² अपॉन n। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो नीचे रहना ही है, अपॉन n तो रहना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ इतनी आ गई। ओके, अभी आप जो टर्म कांस्टेंट बन रहा है वो टर्म बाहर निकाल लो। देखो इसमें क्या कांस्टेंट बन रहा है, अंदर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में है, मतलब इतना टर्म है कांस्टेंट, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। क्या मिला, 4 पाई n अपॉन में ये वाला n आपने इधर कर लिया, m अपॉन 2 पाई RT टू दी पावर 3/2। ठीक है, हमने क्या किया, इतना पूरा कांस्टेंट हम बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 0 टू इन्फिनिटी C इंटू C² मतलब C³ ई टू दी पावर माइनस MC² अपॉन 2RT इंटू कितना रह गया, C³ DC। सही है, इतनी चीज़, n से n कैंसिल कर दो, कर दिया, तो क्या बचा 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT टू दी पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस MC² अपॉन में 2RT इंटू C³ DC। क्या इतनी चीज़ क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अभी क्या करना है,
इतना लंबा डेरिवेशन, हाँ इतना लंबा इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जगह पे मैं क्या कर लूँ, इसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं। कौन सा कलर ले लें, तो लेट, और इसे कुछ इक्वेशन बना दो। इस अभी कोई बनाई है, 2 बनाई है, ये थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT इक्वल्स टू एक्स ले लिया, ठीक है ना। इस चीज को हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहां से c की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2RT एक्स स्क्वायर अपॉन में m अंडर रूट में, ठीक है ना। c स्क्वायर इक्वल्स टू 2RT एक्स स्क्वायर अपॉन में m, ये आ जाएगा अंडर रूट में। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर से बाहर आएगा तो x हो जाएगा 2RT अपॉन में m इंटू एक्स, ठीक है। ये चीज़ क्या है, c है। तो यानी हमें c क्यूब भी अभी चाहिए, ठीक है। c इक्वल्स टू क्या आया है अपने पास, अंडर रूट 2RT अपॉन में m इंटू एक्स। क्या मैंने सही लिखा, 2RT अपॉन में m इंटू एक्स, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, dc भी चाहिए और c क्यूब भी चाहिए। तो पहले हम dc लिख लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2RT अपॉन में m, ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट थी, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तभी भी ये कांस्टेंट ही रहेगा, इनटू dx हो जाएगा, सही है। इसे फिर से कोई इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन 4 और क्या किया है, क्यूब करना है, इससे हमें क्यूब भी चाहिए। तो c क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2RT अपॉन में m टू दी पावर 3/2, ठीक है ना, और x क्यूब हो जाएगा। ओके अब इक्वेशन 5 ले लेते हैं इसे। इक्वेशन 4 और 5 को किस में रखना है, इस वाली इक्वेशन में रखना है, और इसे भी आप स्टार मार्क कर दो। अब बीच में रह गई तो स्टार ही जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन स्टार 4, 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन स्टार कॉमा 4 एंड 5 2 किस में पुट करना है, आई थिंक थर्ड में पुट करना था, इक्वेशन 3। वी गेट इक्वेशन 3, क्या मिलेगा, पुट कर दो वैल्यूज, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या थी अपने पास, c इक्वल्स टू 4 पाई m अपॉन c इक्वल्स टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT टू दी पावर 3/2। यहाँ तक तो कांस्टेंट टर्म बाहर लिया हुआ था, अंदर इंटीग्रेशन चल रहा था 0 टू इन्फिनिटी से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे जब हमारा ये वाला इंटीग्रेशन का टर्म c में आया था, अभी हमने क्या किया, इस c को x में चेंज कर दिया, तो ऑब्वियस है इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी x के टर्म में आएंगी, तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो लिमिट्स की, अगर हम इनसे लिमिट्स की बात करें तो इफ c इक्वल्स टू, जब c इक्वल्स टू 0 था उस टाइम पे अगर c आप यहाँ पे 0 रखोगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये अपॉन में जाएगा, x 0 रहेगा। इफ c इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर इफ c इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये कांस्टेंट अपॉन में जाएगा, वो भी इन्फिनिटी ही रहना है, देन x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। यही तो इंटीग्रेशन में करते थे कि अगर हमने इंटीग्रेशन के अंदर कोई वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के इक्वल पुट किया है, दैट इज मैंने mc स्क्वायर अपॉन 2RT को x के टर्म में पुट किया है, तो ये लिमिट्स तो c की थी, अभी अगर मैंने इसे x में पुट किया है तो इन लिमिट्स को भी तो x के रिस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये वाला तो आपका क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। तो अगर c आपकी 0 है तो 0 अपॉन कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू 0 ही देगा, अगर इन्फिनिटी होगा तो वो अपॉन कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू इन्फिनिटी होगा। यानी जो c की लिमिट्स पड़ी थी x के टर्म में भी ये वैल्यूज पुट करने पे लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी ही रहेंगी। दैट मीन्स 0 टू इन्फिनिटी आया अंदर, और अंदर क्या जाएगा, e टू दी पावर माइनस mc स्क्वायर, इसकी जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू c क्यूब डी आ रहा था, और c क्यूब की वैल्यू क्या निकाली, ये निकाली, ये क्या थी 2RT अपॉन m
टू दी पावर 3/2 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, इंटू डी सी भी था, डी सी क्या था, ये था, इंटू रूट 2 आर टी अपॉन √2 RT अपॉन में m और dx, ठीक है, ये बन गई आपके पास। अब देखो अंदर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट चीज़ क्या क्या है, एक तो ये कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट है, इन दोनों को उठा के बाहर कर दो और क्या करेंगे, पावर कितनी हो जाएगी यहीं पे देख लेते हैं, 3/2 इसकी पावर है, 1/2 इसकी पावर है, यानी टोटल पावर कितनी हो गई, 4/2 यानी 2 हो गई, ठीक है। तो इसका स्क्वायर मैं बाहर ले लूँगी इस बारी, ठीक है, इसका स्क्वायर बाहर ले लूँगी, क्या बचेगा 4 m अपॉन में 2πRT टू दी पावर 3/2 और ये पूरा टर्म मिलके क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, किसका स्क्वायर आएगा, 2RT अपॉन में m का स्क्वायर, ठीक है ना, ये 3/2 ये 1/2 4/2 यानी स्क्वायर बाहर आ गया और अंदर क्या रहेगा 0 to ∞ e टू दी पावर -x² इंटू एक्स क्यूब और dx, ठीक है, ओके। तो अभी क्या करते हैं, ये देखो टर्म थोड़े ऊपर नीचे दिख रहे हैं, ठीक है, ये m अपॉन में 2RT है, ये 2RT अपॉन में m है, मतलब ये पाई एक्स्ट्रा आ रहा था, इसे मैं बाहर ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा अपने पास 4 अपॉन में पाई टू दी पावर 3/2 आएगा, यानी पाई इंटू √π लिख दूँ, ठीक है, और अंदर क्या रह गया m अपॉन में 2RT टू दी पावर 3/2 ब्रैकेट 2RT अपॉन में m टू दी पावर स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका एज इट इज रहेगा 0 to ∞ e टू दी पावर -x² इंटू एक्स क्यूब dx, ठीक है, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है 1/2 यूजिंग गामा फंक्शन। चेंज कर लेते हैं, क्या मिला अपने पास, अच्छा पाई से पाई कैंसिल कर दूं मैं, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 4 अपॉन में √π अब देखो ये क्या रह गया 2RT अपॉन में m में बनाना है इसे मुझे, 2RT अपॉन में m यानी 2RT अपॉन में m करूंगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसे क्या किया है, रिवर्स किया है, तो पावर क्या आ जाएगी -3/2 और आगे क्या था 2RT अपॉन में m का स्क्वायर, 2RT अपॉन में m का स्क्वायर, 2RT अपॉन m का स्क्वायर, सही है इतनी चीज, ओके, और अंदर इंटीग्रेशन वही -x² एक्स क्यूब 0 to ∞ e टू दी पावर -x² इंटू एक्स क्यूब dx, इसे सॉल्व कर लो, 4 अपॉन में √π, ठीक है, ये क्या हो गया 2RT अपॉन में m, 2RT अपॉन में m टू दी पावर कितना होगा 2 - 3/2, ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा 1/2 रह जाएगा और अंदर इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/2 आती है, ठीक है, यूजिंग गामा फंक्शन। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, चलो हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये आता कैसे है, ये हटाओ और यहाँ पे देखो, जैसे 0 to ∞ x टू दी पावर n e टू दी पावर -ax² dx, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखा है x टू दी पावर n e टू दी पावर ax², इस वाले की वैल्यू आती है, ये गामा फंक्शन में है, गामा n+1/2 अपॉन में 2 a टू दी पावर n+1/2। अपने केस में क्या है, हेयर x टू दी पावर n, हेयर n इक्वल्स टू 3 है और a इक्वल्स टू क्या है e टू दी पावर -ax², a इक्वल्स टू है 1, ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू गामा n+1/2, n कितना है 3 + 1/2 अपॉन 2 इंटू a हो गया 1, n+1/2 यानी 3 + 1/2, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने बोला इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसके इंटीग्रेशन को पूरा सॉल्व करने की जगह पे गामा फंक्शन दे रखे हैं, उनकी वैल्यूज क्या होती है, गामा n+1/2 अपॉन 2a टू दी पावर n+1/2, तो यही वाला ये अपना जो इंटीग्रेशन है वो भी इसी फॉर्म में लिखा है, देखो लिमिट्स भी वही है 0 to ∞ x टू दी पावर n e टू दी पावर -ax² e टू दी पावर -ax², इस वाले को इससे कंपेयर करेंगे, क्या मिलेगा n इक्वल्स टू 3 और a इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू इधर पुट की, कितना मिला गामा 4/2 अपॉन 2, इधर तो 1 का क्या हो गया 4/2 यानी 2, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ऊपर गामा 2 अपॉन में 2, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ
1 + 1 अपॉन में 2, और गामा n + 1 की वैल्यू क्या होती है, n गामा n, दैट इज 1 गामा 1 अपॉन में 2, और गामा 1 होता है 1, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, तो इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू 1/2 आई, वहीं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस पूरे को लिखने के जगह पे मैं क्या लिख दूँ, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख दूँ, 1/2 होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सिंस इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power -x² x³ dx इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ओके, अब क्या बचा, 4 अपॉन में √π, और ये वैल्यू क्या हो गई 1/2, यानी 2RT अपॉन में m टू दी पावर कितना हो गया 1/2, और इंटू 1/2, ये कैंसिल, 2 आ गया, तो इसे मैं क्या लिख दूं, 2 अपॉन में √π 2RT अपॉन में m की पावर 1/2। ठीक है, अगर ये 2 मैं अंदर लेके जाऊंगी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा RT, और ये पाई भी इसके अंदर लिए जा सकते हैं, पाई m, और ये अंडर रूट। ठीक है, ये आपका क्या चल रहा था, एवरेज वेलोसिटी चल रही थी ना, c लिख रहे थे हम इसे, c, या तो फिर सिर्फ v लिख लो, c ही चल रहा था, तो ये आ गया आपका c। ठीक है, या फिर c भी लिखते हैं, या फिर इसे v भी लिखते हैं, v लिख लो या फिर c लिख लो, नहीं c ऐसे नहीं लिखना था, c ऐसे लिखना था एवरेज में, या फिर v लिखो या फिर ऐसे c लिख लो, इक्वल्स टू क्या हो गया, √8RT अपॉन में m। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ गई, √8RT अपॉन में m। इससे पहले हमने कौन सी देखी थी, मोस्ट प्रोबेबल देखी थी, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, √2RT अपॉन में m, पाई m है, सॉरी ये चीज छूट गई, पाई m है ना, 8RT अपॉन में ये पाई m है। ओके, तो आज की क्लास में हमने दो चीजें कंप्लीट की, कौन कौन सी, सबसे पहला देखा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कर्व आया था उसमें भी देखा था कि जहाँ पर वो वेलोसिटी जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम मिलते हैं उसे ही हम क्या बोल देते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोल देते हैं। और जो हमारे पास एक लंबी सी इक्वेशन आई थी उसी से हमने ये ग्राफ प्लॉट किया था, और ये ग्राफ का जो मैक्सिमा मिलेगा वहीं एक्स एक्सिस पे जहाँ पे मीट करेगा उसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोल देंगे। तो ओवरऑल अपना क्या मतलब है, हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है, हमें इस ग्राफ का मैक्सिमा निकालना है, जहाँ पे मैक्सिमा होगा वहीं रूट मीन स्क्वायर, सॉरी वहीं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आ जाएगी। और हमारे पास वैल्यू क्या आई उसकी, √2RT अपॉन में m, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की, r क्या है गैस कांस्टेंट, t क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, m क्या है मोलार मास ऑफ द गैस। सेकंड चीज हमने क्या देखी, एवरेज वेलोसिटी देखी। एवरेज क्या है, अरिथमेटिक मीन है, जितनी भी आपकी, क्योंकि जो गैस है वो नन्हे मुन्ने पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है तो उनकी सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो हमने क्या किया, उन सबका एवरेज ले लिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे ही एवरेज निकालते थे। तो हम दो टाइप से निकाल सकते हैं, या तो ऐसे निकाल सकते हैं कि टोटल n मॉलिक्यूल है, उनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 vn दे रखी है, तो अपन को क्या करना है, उन सब की वेलोसिटी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वैसे निकाल सकते हैं। या फिर अगर ऐसे दिया है कि n1 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v1 है, n2 की v2 है, तो क्या ऊपर तो वेलोसिटी ही रखनी है, तो ये हो गया अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। इसको भी डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कैसे, तो हमें पता है c इक्वल्स टू क्या है, मतलब हर एक का एडिशन करने की जगह हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन लगा दिया ओवर द लिमिट 0 to infinity, तो c इंटू डी एन सी अपॉन में n। ये फॉर्मूला कौन सा है, वही मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाला वहां से डीएनसी की वैल्यू निकाली और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है, बस फिर जो कांस्टेंट टर्म थे उसे बाहर ले लिया। अब ये बड़ा सा डिफरेंस इंटीग्रेशन आया था, इसे सॉल्व करने के लिए क्या किया, इस वाले टर्म को एक्स स्क्वायर के इक्वल पुट कर दिया, और क्या किया, फिर सी स्क्वायर वाले टर्म हटाने थे, एक्स के टर्म में लेकर के आना था, तो आपकी लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो लिमिट्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बट हमने देख लिया कि अगर सी 0 था तो उस टाइम पे एक्स भी 0 होगा, और सी इन्फिनिटी था तो उस टाइम पे एक्स भी इन्फिनिटी होगा। दैट मीन्स जो आपकी लिमिट्स थी वो तो एज इट इज़ रही, बट अंदर वाली वैल्यू पूरी की पूरी चेंज हो गई। बस उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और फाइनल हमारे पास क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई जो कि एवरेज वेलोसिटी की है, दैट इज √8RT अपॉन में पाई m। m क्या है मोलर मास, r क्या है गैस कांस्टेंट, t क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आज की क्लास में ये दो वेलोसिटीज हमने कंप्लीट की हैं, एक और रहती है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।